नमस्कार दर्शकों, योग पर आधारित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य से ही हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ जीवन का आधार योग है। योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है। योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। योग सभी के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बुजुर्गों के लिए योग की। और क्यों नहीं करें, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण विश्व को योग के लाभ और महत्व को अवगत कराने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सेलिब्रेट कर रही है। पूरे विश्व में योग आंदोलन हो रहा है, तो आप भी इससे अछूते न रहें। तो आइए आज इस योग के कार्यक्रम में हम बुजुर्गों को योग से होने वाले लाभों के बारे में और योग का उनके जीवन में क्या महत्व है, इस बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग एक्सपर्ट डॉक्टर शेखर शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं देवी दयाल अग्रवाल जी, योग साधक, जिनकी उम्र 85 ईयर्स है। वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का इस स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि योग का अर्थ क्या है? योग का कैसे लोग समझे कि योग का अर्थ जोड़ना है या जीव का परमात्मा से मिलन है? तो इसकी एक बार एक परिभाषा आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो सभी वरिष्ठ योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अभी हम अपना 5वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो जितनी भी प्रचार प्रसार हो रहा है उसके कारण सभी जनों को इसमें लाभ मिल रहा है। आज हम हमारे वरिष्ठ लोगों के लिए योग से किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं उसके संबंधित मैं जानकारी दूंगा। योग एक शरीर, मन और मस्तिष्क, इन तीनों को आपस में जोड़ने की एक विधा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी। इससे इन तीनों का आपस का जोड़ ही हमारे को स्वास्थ्य प्रदान करता है। शरीर, मन और मस्तिष्क, इन तीनों की गतिविधियां अगर विचलित हो जाती हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत वर्षों पहले ही एक ऐसी पद्धति हमारे को दी थी जिसको कि अष्टांग योग के रूप में हमें दिया था, जिसमें था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से अष्टांग रूप में हमारे जीवन को जीने की संपूर्ण स्वास्थ्य की एक विधा हमें दी थी। आज के तनावयुक्त जीवन शैली में अगर हम देखते हैं तो वातावरण में प्रदूषण के कारण तनाव है, ध्वनि के कारण तनाव है, दैनिक दिनचर्या में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ये तनाव ही मुख्य रूप से रोग का कारण रहता है। अब वृद्धावस्था में योग, आज का हमारा विषय है वृद्धावस्था में योग। तो जीवन में पूरा जीवन काल हमारा बचपन से लेकर के युवावस्था और फिर वृद्धावस्था, तो हमारा जो स्वास्थ्य है उसकी नींव कैसी हमने रखी थी उसी के ऊपर वृद्धावस्था हमारी स्वास्थ्य को बताती है कि हम बचपन में कैसे रहे थे। आज हमारे जो गीता, भगवत गीता के अंदर योग के 4 मार्ग बताए गए थे: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। इन 4 जो मार्ग थे उसी के आधार पर हमने हमारे 4 आश्रम व्यवस्थाएं हुआ करती थी: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मीन्स हमारी जो एवरेज एज जो मानी गई थी वो 5 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से 75 और 75 से 100। इस प्रकार आइडियल एज जो हमारी थी वो 100 वर्ष मानी गई थी। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई जना रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर्ड के साथ ही सीधा टायर्ड हो जाता है। वृद्धावस्था में जो रिटायर्ड इधर हुए और उधर वो अपने आप को समझते हैं कि हम टायर्ड हो गए। लेकिन अगर हम अपने जीवन में योग को अपना लेंगे तो हम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और दीर्घायु भी हम रह सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि वृद्धावस्था में वो रिटायर होने के बाद टायर फील करते हैं, तो आप बताइए बुजुर्गों के लिए योग का क्या महत्व है? योग हमारे वृद्धावस्था में जैसे रोग हो जाते हैं। अब रोग किस प्रकार से होते हैं? हमारे मनोमय कोश में असंतुलन का प्रभाव शारीरिक स्तर पर पड़ता है। मन में अगर किसी चीज़ का असंतुलन होता है तो उसका प्रभाव जो है हमारे शारीरिक स्तर पर पड़ता है और शरीर हमारा रुग्ण हो जाता है, रोग की स्थिति में आ जाता है। तो योग जो है हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों को आपस में जोड़ने की एक विधा है।
ओके। अच्छा, बुजुर्गों को कौन कौन से आसन और प्राणायाम करने चाहिए जिससे उनकी वृद्धावस्था में उनको कोई तकलीफ नहीं हो, वो अपनी बीमारियों से लड़ सकें? जैसे आज हमारे साथ जो योग साधक देवी दयाल अग्रवाल जी आए हैं, तो एक बार उनके बारे में बताइए कि कैसे उन्होंने अपनी इस एज में कौन कौन से योग के द्वारा अपने आप को फिट रखा है, और हम अपने दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि वृद्धावस्था में वो भी कैसे अपने आप को देवी दयाल अग्रवाल जी की तरह फिट रख सकते हैं। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, इस प्रकार से देवी दयाल जी अग्रवाल आज हमारे बीच में है। इन्हों की उम्र है 85 वर्ष, 86 इनका रनिंग है। ये विगत 40-45 वर्षों से नियमित रूप से योग कर रहे हैं। अब योग में बेसिक क्या चीज़ रहती है? हर चीज़ की नियमितता बहुत आवश्यक है। आप विगत 45 वर्षों से योगाभ्यास कर रहे हैं और साइकिल नियमित रूप से 30 किलोमीटर ये करीबन रोज साइकिल चलाते हैं। यही बेसिक इनके स्वास्थ्य का राज है। अब आज इस एज के अंदर में लोग बाग ये प्रेरणा देने के लिए इन्होंने अभी जयपुर से साइकिल पे हेलमेट लगा करके और पूरे अलवर, दौसा, कोटपुतली इस तरह का पूरा चक्कर लगा करके भी पब्लिक में मैसेज दिया कि यूज़ हेलमेट फॉर सेफ लाइफ। और आज आप हमारे बीच में हैं इस एज के अंदर। तो जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इनका इतने वर्षों से ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए आज ये इस स्थिति में वज्रासन में भी बैठ रहे हैं। बड़ी एज के अंदर में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कोई ना कोई रोग साथ में रहता है। घुटनों में दर्द भी है, ब्लड प्रेशर भी है, अस्थमा की शिकायत भी है। तो इन रोगों के साथ में हम कैसे अपना अभ्यास करें, ये सबसे बड़ी चीज़ रहती है। क्योंकि रोग, रोगी और रोग की स्थिति, आज घुटनों में दर्द है तो घुटनों में दर्द का रोगी, ये घुटनों के दर्द का रोग और उसकी स्थिति, इन तीनों को देख करके ही हमें अपना अभ्यास करना है। तो मैं देवी दयाल अग्रवाल जी से कहूँगा कि आप अपना जो अपन योग का क्रम अपन जो वरिष्ठ साधकों को बता सकते हैं वो हमें करना है। एक खड़े हो जाएंगे, सारा ध्यान, हमारा जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो क्या है? हमारा मस्तिष्क। और हमें जो अभ्यास भी शुरू करना है तो हमें ऊपर के अभ्यास से करना है। तो सबसे पहले शुरुआत जो करनी है ओमकार के उच्चारण से। तो 3 बार ओमकार का उच्चारण, गहरा सांस भर के सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे गर्दन के व्यायाम से। गर्दन का व्यायाम, सारा ध्यान गले के ऊपर, सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, पीछे की तरफ गर्दन पीछे, और धीरे धीरे ही सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे। फिर सांस भरते हुए गर्दन पीछे। ये अप एंड डाउन मूवमेंट हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, ब्रीदिंग के साथ में कंटिन्यू करना है। जिन लोगों को स्नोरिंग की या डबल चिन की शिकायत रहती है वो भी इसके अभ्यास से ठीक होती है। ओएसए, आजकल बहुत समस्या ओएसए की बढ़ती जा रही है, जिसमें बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। उसका भी अगर इससे नियमित अभ्यास किया जाए तो निजात मिल सकती है। धीरे से बीच में आकर रुकें, दाएं बाएं, सांस भरते हुए धीरे से गर्दन दाहिनी ओर, और धीरे धीरे ही सांस छोड़ते हुए बीच में। योग के लिए कहा जाता है योगा इज ए गेम ऑफ ब्रीदिंग। फिर सांस भरते हुए गर्दन बाईं ओर, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बीच में। इसलिए हर मोमेंट को हमें ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना है। फिर सांस भरते हुए गर्दन दाहिनी ओर, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बीच में। फिर सांस भरते हुए गर्दन बाईं ओर, और आहिस्ता से सांस छोड़ते हुए बीच में।
आहिस्ता से बीच में आकर रुकना है। और नेक रोटेशन, धीरे धीरे गर्दन को गोल घुमाएंगे, 1 राउंड क्लॉकवाइज, सामान्य श्वास रखते हुए धीरे धीरे 1 राउंड क्लॉकवाइज, अधिक से अधिक पीछे तक जाते हुए, और एक एंटी क्लॉक। ये पूरे सर्वाइकल रीजन को रिलैक्स करता है। सर्वाइकल मीन्स 7, रीढ़ के ऊपरी हिस्से की जो 7 कड़ियां हैं उसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं। उसकी सपोर्टिंग मसल्स रिलैक्स होती हैं। अगर किन्हीं को चक्कर आते हैं तो इसमें रोटेशन नहीं करना है, केवल अप एंड डाउन और राइट लेफ्ट मूवमेंट ही करना है। धीरे से क्रम को पूरा करते हुए रुकना है और ब्रेन से बॉडी को मैसेज मिलता रहे, विश्राम। अपनी एनर्जी को नेक से शोल्डर्स पे ले आए, धीरे से साइड से हथेलियां कंधों पर, शोल्डर रोटेशन। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे से हाथ ऊपर, पीछे से सांस भरते हुए और आगे से गोल घुमाएं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर। कंटिन्यू 5 से 10 राउंड करने हैं और सांस छोड़ते हुए हाथों को गोल घुमाना है। हाँ, फिर इसी क्रम को सामने से घुमाते हुए करें, कोहनियां मिलाकर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं और पूरा हाथों को गोल घुमाएं। इस आसन से क्या फायदा है वृद्धावस्था में? ये वृद्धावस्था, आज हमारे शरीर के स्केलेटन सिस्टम को अगर अपन देखते हैं, शरीर का जो सारा ढांचा है स्केलेटन सिस्टम, वो शोल्डर्स पर हैंग है। जितने मजबूत हमारे कंधे रहेंगे उतना ही ये हमारे सारे शरीर का जो ढांचा है, जो जॉइंट्स और मसल जॉइंट्स, स्पेशली सारे जॉइंट्स हमारे हेल्दी रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से एक हैंगर अगर मजबूत हैंगर है तो उस पर कितने ही कपड़े टांग दो, हैंगर बेंड नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हमारे कंधे मजबूत हैं तो शरीर का कितना ही भार हो, हमारे सभी जॉइंट्स उससे हेल्दी बने रहेंगे। धीरे से साइड से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आना है, बहुत धीरे से साइड से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब अपनी एनर्जी को हमें स्पाइन के ऊपर ले आना है। स्पाइनल ट्विस्टिंग के लिए पैरों में गैप रखकर, हाथ कंधों की सीध में, और साइड में ट्विस्ट होना है। साइड में ट्विस्ट होना है, गर्दन भी पूरा पीछे तक ले जाते हुए, गति को बढ़ाते हुए। आज आप देख रहे हैं 85 वर्ष की अवस्था में भी शरीर में ऊर्जा है। हमारे शरीर के समस्त अंग रीढ़ से जुड़े हुए हैं। मस्तिष्क से जो भी सूचना मिलती है वो रीढ़ के थ्रू ही सारे शरीर में पहुंचती है। आज हम अपनी रीढ़ को सक्रिय कर शरीर के समस्त अंगों को सक्रिय कर रहे हैं। इस प्रकार 25 से 50 तक क्रम करना है। जिन्हें कमर दर्द की शिकायत है वे लोग बहुत धीरे धीरे साइड में ट्विस्ट हों। और अगर किसी को चक्कर आते हो तो? चक्कर अगर आए तो आंखें खोल करके इसका अभ्यास करें, और जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वे धीरे अभ्यास करें। धीरे होते हुए रुक जाएं, धीरे होते हुए रुकना है, हाथ नीचे और विश्राम। पैर पास में लाकर लंबा गहरा सांस लेते हुए, क्योंकि बॉडी में स्टिमुलेशन के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी यौगिक सीक्वेंस बेस्ड है स्टिमुलेशन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अब सारा ध्यान हमारे को पेट पे ले आना है। एड़ी पंजे मिला लेना है, कमर पे हाथ रखकर आगे झुककर और आगे झुककर पेट पे दबाव बनाकर, इस स्थिति में तेजी से श्वास प्रश्वास करना है। कपालभाति क्रिया, आंखें बंद रखना है, तेजी से श्वास प्रश्वास। ये क्या हो रहा है इस क्रिया में? हम अपने रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों ट्रैक्स की क्लींजिंग कर रहे हैं। बेसिकली इंटरनल क्लींजिंग हमारा एम है। तो इस क्रिया के द्वारा हम इंटरनल क्लींजिंग कर रहे हैं, एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन के थ्रू। तो हमारा सारा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव
दोनों ट्रैक इससे क्लीन हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे आसन बताए कि वृद्ध अवस्था में, जैसे अभी आपने सर्वाइकल का बताया, उसके अलावा टमी का बताया कि कपालभाति से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसी के साथ अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि इन आसन को करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह के परिधान होने चाहिए, मतलब योग कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए? महर्षि पतंजलि जी ने आसनों के लिए 3 परिभाषाएं दी थी। स्थिरम सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, ततो द्वंद्वाना विघात। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना अभ्यास करना है। मीन्स जो भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो बहुत स्लो हो। दूसरा, अवेयरनेस के साथ हो। तीसरा, ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो। चौथा, जो जितना समय सांस लेने में लगे उससे अधिक समय सांस छोड़ने में लगाना है। एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास के बीच में, जैसे हम देख रहे थे, विश्राम, रिलैक्सेशन जरूरी है। और आसन में स्थिरता जरूरी है, क्योंकि प्रथम परिभाषा में ही कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम। और अभ्यास करने के लिए सुबह का समय ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समय रहता है। खुली हवादार जगह हो, जरूरी नहीं है पार्क में करें, अपना जिस रूम में भी अगर आप कर रहे हैं अभ्यास, तो खुली हवादार वेंटिलेशन वहाँ पर प्रॉपर हो। और जिस जगह पर हम अभ्यास कर रहे हैं उस जगह नीचे कुछ ब्लैंकेट या कारपेट जरूर बिछा हुआ हो, क्योंकि हमारी जो योग से जो एनर्जी है वो हमारी अर्थिंग ना हो, क्योंकि योग से हमारी एनर्जी ऊर्ध्व गति की तरफ बढ़ती है। एनर्जी का चैनलाइजेशन ऊपर की तरफ होता है, तो उसको हमें बढ़ाने के लिए, एनर्जी ड्रेन ना हो, हमारे को ब्लैंकेट बिछा के रखना है। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है जिससे वृद्ध अवस्था में मानसिक तनाव, अकेलापन काफ़ी दूर होता है। तो एक बार वो हमारे दर्शकों को देवीलाल जी करके दिखाएंगे। हाँ। कि कैसे होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें, क्या उसकी स्थिति है? पहले दाहिनी नाक को बंद कर लेना है, बाई नाक से जितना भी सांस है पूरा बाहर निकाल दें, और धीरे धीरे वापस बाई नाक से सांस अंदर और दाहिनी नाक से सांस बाहर। इस अभ्यास में सांस रोकना नहीं है, यह ध्यान रहे। सांस रोकना शरीर की सहज क्रिया नहीं है, इसलिए सांस रोकना नहीं है। जितना समय सांस लेने में लगे उससे अधिक समय सांस छोड़ने में लगाना है। सांस लेने और छोड़ने की आवाज हमारे खुद के कानों तक ना आए, क्योंकि तेजी से लिया हुआ श्वास प्रश्वास हमारी मस्तिष्क की तरंगों को, फ्लो ऑफ थॉट्स को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए सांस लेना और छोड़ना, उसकी आवाज ना आए। हमारे दोनों ब्रेन की एक्टिविटीज को भी अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो बैलेंस करता है। तनाव, अनिद्रा, वृद्धावस्था में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है अनिद्रा की रहती है। अगर रात में सोने से पहले सभी जने 2 से 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट नाक में हल्का सरसों का तेल लगा करके अगर 5 मिनट सोने से पहले अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें तो हम डायरेक्ट डीप स्लीप में चले जाएंगे, क्योंकि हम कॉन्शियस फेज से ड्रीमी फेज और फिर डीप स्लीप में जाते हैं। तो जब हम सोते हैं तो बहुत लंबा समय तक तो स्वप्न अवस्था में ही बीत जाता है। तो अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अगर हम सोएंगे तो डायरेक्ट हम डीप स्लीप में चले जाएंगे। तो ये रात में सोने से पहले 5 मिनट सभी साधक, सभी जो दर्शक हैं वो देखें और इसको रात में सोने से पहले ज़रूर इसका अभ्यास करें। यस डॉक्टर साहब, इस योग का उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि योग करने से किस तरह से उनका उद्देश्य पूरा हो, जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे योग करने में। योग हमारे शरीर की, जैसे मैंने पहले ही बताया था, शरीर, मन और मस्तिष्क को जोड़ने की विधा है। एक संपूर्ण, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन विराजमान करता है, और जब मन स्वस्थ होता है तभी हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। तो हम योग के द्वारा नियमित रह करके अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर स्तर पर ऊपर उठा सकते हैं। वृद्धावस्था में एक समस्या सबसे बड़ी मेरे पास, जैसे मरीज आते हैं खूब मैं देखता हूँ, एक कब्ज की समस्या हो जाती है। जिस प्रकार बड़ी एज के अंदर में या तो डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर, इसकी दवाइयाँ साथ में चलती रहती हैं। तो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वो आपके सिस्टम को स्लो कर देती है। अब वृद्धावस्था में वो नर्वस सिस्टम तो स्लो हो गया, साथ साथ में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्लो हो गया। बॉडी का पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट है, माउथ से स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनएस, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मूवमेंट है वो हमारा स्लो हो गया। आज जैसे अपने घर के सामने पार्क है, आप लोग जब सुबह पार्क में वॉक पे जाते हैं तो उस पार्क का, जब 20 साल की एज वाला जना उस पार्क का 2 मिनट में चक्कर लगा रहा है,
और हम भी पहले 20 साल पहले हम भी 5 मिनट में चक्कर लगा लेते थे, लेकिन आज हम चक्कर लगाने में हमारे को 15 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटी स्लो हो गई है। तो आज जैसे बहुत सारे जनों को कब्ज हो गई, अब कब्ज के लिए अनावश्यक रूप से कई चूर्ण लेंगे, कोई दवाइयाँ लेंगे, तो हम आंतों को एक्टिव नहीं कर रहे हैं, उससे हम आंतों को इरिटेट कर रहे हैं। सुबह नियम तो हमारा 5 बजे उठने का है, अब 5 बजे उठ करके पानी पिया, अब शौच के लिए जाना है, लेकिन हमारे को आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा सिस्टम स्लो हो गया है। तो सुबह 5 बजे जो शौच आ रहा था वो अब आपको 6 बजे आएगा या 6:30 बजे आएगा। उसके लिए चिंता ना करें, नियमित रूप से अपने आहार पर ध्यान देकर, शरीर में पानी की मात्रा को सही रखकर और बॉडी में फाइबर्स को प्रॉपर रख करके, और जैसे चक्की संचालन मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, पैरों को खोलकर, पैरों में दूरी रखकर और लेफ्ट से राइट मूवमेंट, चक्की संचालन, पैर खोलकर पैरों में दूरी रखकर चक्की संचालन। तो ये क्रिया क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा एक्टिव करती है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक हो गया तो कब्ज की शिकायत रहेगी ही नहीं। तो नियमित रूप से सभी को मैं सलाह दूंगा कि वृद्धावस्था में जो कब्ज की समस्या है उससे निजात पाने के लिए ये लेफ्ट से राइट चक्की संचालन का मूवमेंट नियमित 50 बार कम से कम सुबह शाम करें, तो कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, योग के द्वारा एक मेडिटेशन होता है, क्या उससे एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है? ऐसा कोई योग है जिससे हमारी एकाग्रता, याददाश्त में इंक्रीज हो? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मेडिटेशन ब्रेन, ब्रीथ और बॉडी, ब्रेन, ब्रीथ और बॉडी। अब इन तीनों को, ब्रेन से बॉडी को कनेक्ट और कंट्रोल कौन करता है? हमारी ब्रीथ। तो सर्वप्रथम सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हमारे को हमारी जो थॉट्स प्रोसेस हैं उनको स्लो करना है। तो किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद कर हमें अपनी पहले दैनिक दिनचर्या को ऑब्जर्व करना है। सुबह से शाम तक हमने क्या क्या एक्टिविटी करी, कहाँ हमने गलती करी, कहाँ हम सही थे। तो अपनी डेली डे टू डे की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और फिर उसको मेंटली डिलीट करते जाएं कि आज हम यहाँ ये गलत थे हम, तो अपने आप को करेक्शन भी होता रहेगा और हम अपने आप को धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहेंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज़ आजकल मेडिकल, जैसे वृद्धावस्था में एक शरीर में कंपन की बीमारी होती है ना, कंपन होना या मेमोरी लॉस हो जाना। तो कंपन की बीमारी के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम रहता है। और एक जो हम लेखन करते हैं, कुछ भी एक लिखने की, जैसे राम नाम की डायरी लिखते हैं तो वो भी लिखें, जिससे हमारे बॉडी के फाइन मूवमेंट्स कंट्रोल रहें। ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं यही सभी वृद्धजनों को यही मैसेज देना चाहूँगा। मुझे मेरे पिताजी की बात याद आती है, जो वो भी बहुत स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए थे और जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के फादर सेक्रेटरी भी रहे थे। फादर हमेशा ये कहते थे कि आई हैव अर्न माई ओल्ड एज। रिटायरमेंट के बाद फादर ने ये कहा कि आई हैव अर्न माई ओल्ड एज एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ। और वृद्धावस्था में मेरे को अपने जीवन को एंजॉय करना है। तो आप लोग भी जीवन के अंदर सभी जने स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और नियमितता योग की करते रहें, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ, हम पहले वेल्थ के लिए अपनी हेल्थ को खो देते हैं, फिर सारी वेल्थ जो है वो हेल्थ में लगा देते हैं। इसलिए सभी को ये मैसेज है कि अपन नियमित रूप से योग करें और अपने आप को हर स्तर पर स्वस्थ बनाएं। डॉक्टर साहब, वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, जिज्ञासाएं भी बहुत सारी है, लेकिन समय के अभाव के कारण आज के लिए इतना ही। आपने इतनी सारी योग से रिलेटेड जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से हम योग द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला, सुख निरोगी काया, यही हमें आत्मसात करने की जरूरत है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने हमारी खान पान की जीवन शैली को बिगाड़ दिया है, तो आज इस दिनचर्या और जीवन शैली को हमें बेहतर बनाना होगा और ये सब संभव है एक अथक प्रयास, लगन और मेहनत से। आशा करती हूँ आप योग अपने जीवन में अपनाएंगे। डॉक्टर शर्मा जी ने और देवी दयाल जी ने जो भी हमें योग से रिलेटेड जानकारी दी, जो आसन का अभ्यास उन्होंने दिखाया, उसका सारांश मैं एक कविता के रूप में आपको देना चाहूँगी। योग एक धर्म नहीं है, एक विज्ञान है, कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर, मन और आत्मा के जोड़ का विज्ञान है। तो आइए हम सब संकल्प करें, योग की तरफ आगे बढ़ें। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
इसी के साथ आप हमेशा सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं संगीता लालवानी, तब तक आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।